नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, लाई हूं आपके लिए नई पुस्तक, कहानी संग्रह। इसका नाम है टेम्स नदी बहती रही और इसकी रचिता है रूबी भूषण जी। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगी, चर्चा करूंगी। हार्ड बाउंड में 2023 में प्रकाशित हुई है। अयन प्रकाशन दिल्ली से आई है। पृष्ठ 128 और मूल्य 360 रुपये। परिचय देना चाहूंगी रूबी जी का। पटना बिहार निवासी हैं। इन्होंने एमए हिंदी किया है। कविता, कहानी, संस्मरण, निबंध इनकी विधाएं। यह इनकी प्रथम कृति है। अब मैं बात करूंगी समर्पण की। तो यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की अपने पिता श्री वीरेंद्र गोपाल सिन्हा जी को। उनकी स्मृति को नमन किया इन्होंने। और फ्लैप पर लिखा है डॉक्टर शिव नारायण, संपादक है नई धारा के। डॉक्टर शिव नारायण जी कहते हैं कि टेम्स नदी बहती रही की कहानियों का आस्वाद मन मोहता है। इन कहानियों के मूल में मानवोत्थान का भाव है, जो तमाम विरूपताओं से टकराते हुए अंततः मनुष्य और समाज के पक्ष में खड़ा कर देता है। आशा है मेरी तरह पाठकों को भी ये कहानियां रुचिकर लगेंगी और वे एक नए रचनात्मक समाज के साथ खड़े होंगे। और भूमिका लिखी है भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने। वे कहते हैं कि एक मंजे और सधे हुए किस्सा गो के रूप में कथाकार ने पाठकों को शुरू से अंत तक बांधे रखा है। आरंभ में ही प्राय हर कहानी कौतूहल जगाती है और पाठक की जिज्ञासा को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए आहिस्ता आहिस्ता चरमोत्कर्ष तक पहुंचाती है। इसके मूल में कलात्मक कौशल का प्रदर्शन ही नहीं, सहजता व संप्रेषणीयता भी है। पेचीदा होते जा रहे रिश्तों के ताने बाने को बारीकी से सुलझाने और स्त्री के पक्ष की गहरी पड़ताल करते हुए मानवीय संवेदना जागने जगाने में इस कहानी संग्रह की सार्थकता सन्निहित है। यह लेखिका की प्रथम कृति है, अतः इसका अभिनंदन हार्दिकता के साथ होना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। हाँ, मैं बता देना चाहती हूँ कि रूबी जी ने अपनी कहानियों के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा है कि मेरी कहानियों का सिरा कहीं ना कहीं मेरे बाल्यकाल की घटनाओं तथा उस समय के समाज में होती बातों से जुड़ा रहा है। कुछ बातें याद रही, कुछ विस्मृत हो गई, परंतु एक छोटी सी घटना भी कहीं ना कहीं कहानी में उपस्थित हो ही जाती है। अधिकतर स्त्री पात्रों की मानसिकता के इर्द गिर्द घूमती मेरी कहानियों का मुख्य कारण मेरा स्वयं का स्त्री होना भी हो सकता है। मैं स्त्रीवादी नहीं हूं, पर स्त्री के संत्रास को स्वर देने से पीछे भी तो नहीं रह सकती। आखिर दलित आदिवासियों की तरह स्त्री भी आज तक हाशिए पर ही तो रहने को अभिशप्त रही है। वे कोई ऊंचा स्थान मूल्य तो अपने लिए नहीं चाहती है तो बस पुरुष के बराबर का साहचर्य। इसी साहचर्य भाव को मेरी कहानियों में सम्मान दिलाने की कोशिश आपको दिखेगी। सच कहा इन्होंने। और अब मैं समीक्षा की बात करती हूँ तो दोस्तों, इसमें 13 कहानियां हैं। सहज प्रवाह इनमें, पात्र अनुकूल भाषा है, बांग्ला, जनजातीय भाषा, अंग्रेजी, भोजपुरी, ये सभी इन भाषाओं के संवाद हैं इसमें। और पात्रों की पृष्ठभूमि, कथानक की पृष्ठभूमि, उसी स्थान के अनुसार इन्होंने वाक्य विन्यास किया है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सरोकार, स्त्री पात्र, ये इनकी विशेषता है। प्राकृतिक चित्रण भी है, यह हमें अतीत में भी ले जाती हैं। नई समस्याओं का इन्होंने चित्रण किया है। और मतलब ऐसा मेरा मानना है कि इनकी जो कहानियां हैं ये बांध लेती हैं पाठकों को, क्योंकि इसमें बहुत कुछ कहा गया है, कुछ अनकहा भी है। यानी पाठकों पर छोड़ दिया गया है कि वे क्या चाहते हैं या इसका क्या उपाय होना चाहिए समस्या का। तो मैं बात करती हूँ प्रथम कहानी की। प्रथम कहानी है सुरमा। आप सभी जानते होंगे, जो आंखों में डाला जाता है, और हमारी दादी नानी बहुत डालती थी सुरमा। तो इसमें बताया है कि दादी सुरमा लगाती थी और सुरमा नहीं मिला तो उनकी आंखों की रोशनी कम हुई, ऐसा उनका विश्वास था। इसमें वृद्ध जनों की समस्याओं का बारीकी से वर्णन किया गया है। उसके बाद मैं नरेश शुक्ला की बेटी नहीं हो सकती, ये कहानी झकझोर कर रख देती है। इसमें अंत में रहस्य खुलता है।
इसमें बताया कि जो पात्र है उसकी पत्नी के साथ रेप होता है, पत्नी उसके बाद गर्भवती होती है, पुत्री को लेकिन पिता से बहुत दुत्कार मिलता है सारा जीवन। पर अंत में भेद खुलता है, डीएनए टेस्ट जब होता है। तो मतलब इसमें देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि सारी जो शक्ति है ना, ये यहाँ पर है। हमारी जैसी सोच होगी, हम उसी के हिसाब से जीते हैं। अगर मान लीजिए हम अपनी सोच को नकारात्मक करते जाएंगे तो सच में हमारा जीवन नकारात्मक होगा, और किसी भी तरह से अगर सकारात्मक हो जाए तो हमें सारी समस्याएं भी अपने आप उनके उपाय के साथ, उनके सुलझाव के साथ हमें उनका सुलझाव मिलता चला जाएगा। तो ये कहानी पढ़ने वाली है। इसमें ये सवाल भी पूछा गया कि रेप जनित बच्ची का क्या दोष था इसमें। तो ये ऐसी कहानी है। अघोरिया कहानी है। इसमें बताया कि पेड़ पर उल्टी लटक जाती है एक बच्ची, होती है 7 साल की, दबंग है आदिवासी लड़की, और आदिवासी जीवन के में जो ताक झांक हैं, इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने किया है। वन विभाग के बदमाश अधिकारी को भी वो अघोरिया जो लड़की थी वो मार डालती है। कब आएगा खत, ये कश्मीर की हमीदा की कहानी है। दहशतगर्द जो हैं उनके बारे में बताया गया है। ऐसी उड़ान कहानी है, उसमें 2 सखियों की एयरपोर्ट पर मुलाकात होती है, लंबे समय के बाद आपस में दुख बांटती हैं। इसमें बताया कि एक पात्र पति का कितना अत्याचार सहती है, ये सब बताया। राजनीति कौवा कौवा की, ये एक अलग ट्रीटमेंट की कहानी है। इसमें मानवेतर पात्र लिए गए हैं, प्रतीकात्मक कहानी है। बताए कमाल का बिजनेस कैसे हो सकता है। इसका मतलब मैं बताती हूँ दोस्तों आपको, आपने सुना होगा सरोगेसी के बारे में। तो बस इन्होंने क्या किया कि 2 पात्र ले लिए, कोयल भी थी उसमें, कौवा और कौवी। जैसे आपको सब जानते हैं कि कोयल आलसी है, अपने अंडे जो है कौवे के उसमें घोंसले में देती है। बस उसी सिरे को पकड़ कर इन्होंने कहानी रच डाली। और सरोगेसी के बारे में उन्होंने कहा कि इसके लाभ ही लाभ हैं, ये एक व्यापार भी है, लेकिन कम से कम एक स्त्री का भला तो हो जाता है जो बच्चा नहीं उत्पन्न कर सकती। ऐसी अनसुलझी व्यथा, ये बांग्ला भाषा के संवाद है इसमें, क्योंकि पृष्ठभूमि बांग्ला है। इसमें बताया कि बांग्ला परिवार में अमीर बहू आती है और वो क्या नाच नचाती है, सास ससुर पति सबको नाच नचाती है। तलाक मांगती है क्योंकि उसका अफेयर कहीं और होता है, और वो अमीर पति चाहती है, अमीर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस कहानी के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे आपके मन में बहुत सारे सवाल पैदा होंगे कि आखिर लड़के का क्या दोष था। लड़का भी उसको तलाक नहीं देता, अत्याचार सहता है, लेकिन अंत वो खुद को ही खत्म कर लेता है। मुझे लगता है कि अंत ये ठीक नहीं है, और सच में ऐसा ही होता है समाज में, क्योंकि जो शरीफ लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, वो शायद अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते चालाक लोगों के साथ। ये कहानी है, लेकिन मुझे लगता है उनके साथ संघर्ष करना चाहिए। और एक कहानी कहा था ना, ये बताया है कि जो घटिया लोग हैं उसके बारे में, बालिका से बलात्कार होता है, बहुत बुरी कहानी। मुझे बहुत दुख हुआ ये कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बहुत पीड़ा होती है ऐसी कहानियों को पढ़ के। कशिश कहानी, अगली कहानी थी गरीब बस्ती के बच्चों का जीवन कैसा होता है, ये कहानी थी। वे इलाज के अभाव में दम तोड़ देते। सच में मुझे लगता है एक तरफ देखो तो अंधाधुंध पैसा है, और दूसरी तरफ पैसों के अभाव में जिंदगियां हार मान जाती हैं। ये एक जीवन का एक पहलू देखिए आप। इंतज़ार कहानी है। ये पगली को इंतज़ार होता है कि कोई रक्षक आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। पगली बेचारी पेट से हो जाती है। बच्ची का पिता कौन है कोई नहीं जानता, और पगली को फिर खंबे से बांध देते हैं। मुझे ऐसी कहानियों को पढ़कर मुझे लगता है कि सच में हम भी अपने आसपास देखते ही हैं कितने अत्याचारी लोग हैं हमारे समाज में, और उसके बाद ये पाप करके ये लोग तीर्थों पर निकल जाते हैं कि हे ईश्वर हमें क्षमा कर देना। क्या क्षमा करेगा इन्हें ईश्वर? नहीं करेगा। मतलब पाप करके इतना किसी का मजबूरी का फ़ायदा उठाना, किसी की बीमारी का फ़ायदा उठाना, लाचारी का फ़ायदा उठाकर शोषण करना, मुझे लगता है कि ये लोग इंसान कहलाने लायक नहीं है। ये मुखौटा ओढ़ के रहते हैं समाज में।
और अब बात करती हूँ मैं अगली कहानी की। लक्ष्मी कहानी है। एक किन्नर से मीता की मित्रता हो जाती है। किन्नर जीवन का दुख इसमें बताया है। एक साया कहानी है। इसमें बताया गया कि कोई भूत प्रेत नहीं होते। पंडित और मौलवी दोनों मूर्ख बनाते हैं, भूत बनकर दो लोगों को डराते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। और अब मैं बात करूंगी आखिरी कहानी की, टेम्स नदी बहती रही। यह कहानी दोस्तों लंदन की पृष्ठभूमि पर रची गई और आप सभी सब जानते हैं लंदन अमेरिका जो विकसित देश हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल। पहले नशे में डूबे थे, पहले हिप्पी संस्कृति आई और अब समलैंगिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये लोग जैसे कहते हैं ना, जिनके पेट भर जाते हैं उसके बाद उन्हें खुराफात सूझती है, वे उल्टी खुराफातें सूझते हैं। वे लोग अब प्रकृति को चुनौती देते हैं, अप्राकृतिक संबंध इनकी पैरवी करते हैं ये लोग। तो लेखिका ने पैरवी नहीं की इस बात की, समलैंगिकता की। इसमें बताया कि दो लड़कियां होती हैं, लड़कों से दुखी हैं, पिता से परेशान है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तलाक हो जाता है, और वो लड़की टेम्स नदी पर बांसुरी बजाती है और दूसरी पियानो बजाती है। दोनों मित्र बन जाती हैं, दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं और सोचती हैं हम बच्चा गोद ले लेंगे। मित्रों, मैं एक बात बता दूं आपको, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक थे, हैं और रहेंगे। इस प्राकृतिक नियम को कोई बदल नहीं सकता। हाँ, यदि कोई इसको अपनाना चाहता है तो वो उसकी इच्छा है, लेकिन फिर भी जैसे सूरज निकलता है, चांद रात को निकलता है, और जो सार्वभौमिक नियम है जिसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं वो यही है कि स्त्री पुरुष संबंध ही नैसर्गिक हैं, प्राकृतिक हैं। तो मित्रों, हमारे समाज में सब कुछ उल्टा जो चल रहा है, हम जो लेखक हैं हमें उनके विरुद्ध कलम चलानी है। हमें उनका पक्ष नहीं लेना। बाकी जिसने जो करना है वे करे, क्योंकि हम लोग जो लेखक हैं वे पथ प्रदर्शक की भूमिका में इस जमीन पर उतारे गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आप सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यह आपकी इच्छा है। तो समीक्षा आपको कैसी लगी, आप अपने विचार अवश्य लिखें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार है। तो शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।